Good afternoon, everyone. तो इतना हंस क्यों रहे हो? डब्ल्यू कहाँ हंस रहा हूँ मैं? लेक्चर 2 लास्ट लेक्चर कहाँ तक बताया था? कुछ नोट्स था ना? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, हाँ, थर्ड या फोर्थ पॉइंट जो भी है देख लो। थर्ड या फोर्थ, आई थिंक थर्ड होगा या फोर्थ पॉइंट ना? फोर्थ, हाँ। देखो फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, फोर्स। देखो फोर्स क्या होता है? हाँ, फोर्स क्या है? फोर्स जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। फोर्स जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे अगर आप यहाँ पे हो, ये एक्सेलरेट कर रहा है फ्रेम, और इस पे जितना फोर्स लग रहा है आप वही ऑब्जर्व करोगे, कितना फोर्स लग रहा है। हाँ, एक्सेलरेशन डिफरेंट हो सकता है, बट फोर्स तो वही ऑब्जर्व करोगे ना यार। अगर कोई बॉडी यहाँ ग्राउंड पे है या रेस्ट में है, तो भी अगर इस पे फोर्स एफ लग रहा है तो एफ ही ऑब्जर्व करेगा। ये रियल फोर्स तो वही होगा, है ना? रियल फोर्स तो वही होता है। फोर्स क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट होता है। तो लिखेंगे अ फोर्स इज independent of a force is independent of a force is independent of reference frame, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा, है ना? इसका मतलब वर्क डन किस पर डिपेंड करेगा? फोर्स डिपेंड नहीं कर रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है, तो वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा। करेक्ट? इट्स डिस्प्लेसमेंट इट्स डिस्प्लेसमेंट its displacement depends on frame of reference, depends on frame. So work done by, so work done by that force is frame dependent, is frame dependent, is frame dependent. ठीक है, ये 4 पॉइंट्स नोट करके लिख लिया आपने। देखो एक चीज मैंने आपको ये भी बताया था, जैसे कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो थोड़ा सा एक कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स में क्या बताया था, कौन कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल, ये वाला देखो ना। हाँ, एक मिनट, इसको समझ लो। फोर्स क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे तो फोर्स डिपेंड नहीं करेगा। अरे रियल फोर्स कभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा ना। ये ब्लॉक है, इस पे जितना फोर्स अगर एफ लग रहा है, फ्रिक्शन इस साइड लग रहा है, तो तुम यहाँ पे मूव कर रहे हो जिस फ्रेम में, वो फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, या ग्राउंड पे हो, है ना, तो भी तुम फोर्स इतना ही शो करोगे, एफ और एफ रियल फोर्सेस। अब क्या होगा, बट इसका डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट क्या होएगा इसका? इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंट होगा, बट इसके रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा, और इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जो भी होगा, वो दोनों क्या होगा? डिफरेंट होगा, बिकॉज ये फ्रेम मूव कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट तो डिपेंड करता है ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं मोशन, उस, है ना, उस पर डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है, बट फोर्स इंडिपेंडेंट है, तो वर्क डन डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, क्योंकि वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या आता था? ग्रेविटेशनल फोर्स, सूडो फोर्स रियल फोर्स है, सूडो फोर्स रियल फोर्स थोड़ी है ना। जब फोर्स लिख दिया मतलब रियल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स,
कांस्टेंट फोर्सेस, और एक फोर्स और लिखाया था, जैसे क्या बोला था, F इक्वल्स टू कुछ ऐसा रहे, x के साथ तो आई कैप, सिर्फ x, या F इक्वल्स टू वाई जे, F इक्वल्स टू z के। तो इस टाइप के फोर्सेस भी कैसे हो जाएंगे, कंजर्वेटिव। इस टाइप के फोर्सेस भी, हाँ, लेकिन अगर यहीं पे ऐसा रहेगा, समझो ये बताया था यार ऐसा, हाँ नोट नहीं किया कोई ने। देखो यहाँ से अगर यहीं पे ऐसा हो जाता है F इक्वल्स टू वाई आई कैप, समझ रहे हो, वाई आई कैप, F इक्वल्स टू, वहां पे ऐसा नहीं लिखा था F इक्वल्स टू x, अच्छा ठीक है ना, नोट कर लो अभी, F इक्वल्स टू वाई आई कैप, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है फोर्स का, x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, समझ लो ये वाला, F इक्वल्स टू वाई आई कैप, तो F इक्वल्स टू वाई आई कैप है, हाँ अभी तो F इक्वल्स टू वाई आई कैप, अभी नहीं पता नहीं ना कि x डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये ऐसा भी हो सकता है ना। देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में मान लीजिए लग रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में, इसको मान लीजिए ये ओरिजिन है 0 0, है ना, इसको मान लीजिए फोर्स यहाँ पे लग रहा है इस डायरेक्शन में, बट पार्टिकल का मूवमेंट जो है इस डायरेक्शन में, एक्स वाई इस पाथ के अलोंग जा रहा है ना, पाथ को फॉलो कर रहा है, बट फोर्स हमेशा इसी डायरेक्शन में। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा बता दो ना, कंस्ट्रेंट आ जाएगा कुछ। अब यहाँ से देखो, ये एक ऐसा सेमी सर्कुलर पाथ है, ये पार्टिकल यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बट इसका डिस्प्लेसमेंट तो ऐसा होगा ना, इस डायरेक्शन में जाएगा ना वो, कुछ ऐसा कंस्टेंट आ जाएगा कि वो इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना। तो उस केस में इसको देखो, एक ही डायरेक्शन में फोर्स है, बट उस केस में इसको कंजर्वेटिव फोर्स डायरेक्ट ऐसे देखकर नहीं बताएंगे, ठीक है। अगर ऐसा होगा एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, तब तो होगा कंजर्वेटिव, लेकिन F इक्वल्स टू वाई आई कैप, तो इसको देख डायरेक्टली ऐसा देखकर आप नहीं बोल सकते कि ये कंजर्वेटिव होगा और नहीं होगा, तो मे और मे नॉट बी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। देखो यहाँ पे फोर्स क्या है, फोर्स F इक्वल्स टू वाई आई कैप है, फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, अरे समझो ना, फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, आई कैप लिखा मतलब एक्स डायरेक्शन में, बट किसके साथ चेंज हो रहा है, वाई के साथ चेंज हो रहा है। तो देखो वाई कैसे चेंज होगा, मान लो कि यहाँ पे आप इसी को ओरिजिन सपोज मान लीजिए, या कहीं एक किसी भी पॉइंट को मान लीजिए ओरिजिन, तो ये पार्टिकल यहाँ पे, जब ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो गया, इस पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो गया, वाई कांस्टेंट नहीं है ना फिर, अरे ये पार्टिकल ऐसा जा रहा है ना, ऐसा जा रहा है ना पार्टिकल, तो किसी भी पॉइंट को ओरिजिन मान लो ना, इसी को मान लो, इसी को अज्यूम कर लो 0 0, तो इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, कर्व्ड पाथ के अलोंग मूव कर रहा है ये, तो एक्स और वाई चेंज होगा तो फोर्स वेरिएबल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये नहीं बोल सकते ना आप ये वाली वैल्यू की सर वाई कांस्टेंट है, वाई अगर कांस्टेंट होगा तो फोर्स तो कांस्टेंट हो जाएगा ना फिर, आई बात समझ में, हाँ, वही 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 मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में है, तो पार्टिकल एक ही लाइन के, यहाँ पे पार्टिकल का जो मोशन है कंजर्वेटिव होगा, ऐसा लिखना, व्हेन पार्टिकल इज, व्हेन पार्टिकल मूव्स along x y and z डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली, मतलब x के लिए x में जाएगा, y के लिए y में जाएगा, z के लिए z में जाएगा, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है इसकी वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट x y दोनों डायरेक्शन में है,
एक्स डायरेक्शन में भी है, वाई डायरेक्शन में भी है, तो ये कंजर्वेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर कंजर्वेटिव होगा तो अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे यहाँ से यहाँ जा रहा है पार्टिकल, इस पाथ को फॉलो कर रहा है या इस पाथ को फॉलो कर रहा है या इस पाथ को फॉलो कर रहा है, तो तीनों पाथ के अलोंग वर्क डन इसका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हर पाथ के अलोंग इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर इक्वल नहीं आ रहा मतलब कंजर्वेटिव नहीं है, इक्वल नहीं आ रहा मतलब कंजर्वेटिव नहीं है। कुछ आई बात समझ में? और आपको पता है ना कंजर्वेटिव फोर्स कैसे फाइंड करते हैं, डेल क्रॉस एफ, डेल क्रॉस एफ हो गया ना बस। अरे कंजर्वेटिव के लिए क्या बोला, हाँ वही ने कंजर्वेटिव के लिए क्या बोला था कि वो किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। इसका पाथ किस डायरेक्शन से जा रहा है ये मैटर करता ही नहीं है। हाँ बोल सकते, हाँ तब वो कंजर्वेटिव होगा, है ना। वही तो व्हेन पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, इसी के रिस्पेक्ट में एक्स फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा है तो एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है, वाई में लग रहा है तो वाई में मूव कर रहा है, जेड में लग रहा है जेड में मूव कर रहा है, तब कंजर्वेटिव होगा। लेकिन अगर एक्स में फोर्स लग रहा है और ये एक्स वाई दोनों में मूव कर रहा है, तब कंजर्वेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये नहीं कि वो नॉन कंजर्वेटिव होगा। आई बात समझ में? कुछ नोट करो, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लीजिए, वो आएगा टाइम के साथ आएगा। मैं जब कुछ कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा ना इन सब पे तो फिर ज्यादा क्लियर हो, अभी सिर्फ नोट कर लीजिए इसको। 2-3 बार और डिस्कस करूंगा पूरे चैप्टर में ये सब कंजर्वेटिव फोर्स क्या है नहीं है, अभी नोट कर लीजिए इतना पहले। कुछ भी हो सकता है, क्यों नहीं होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो नहीं होगा। एक्स डायरेक्शन क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव थोड़ी होता है, नेगेटिव भी तो होता है ना एक्स डायरेक्शन, है ना। कुछ नहीं, कुछ इतना नहीं जानना है अभी, बस सिर्फ इतना नोट कर लो ना यार पहले, आएगा ना आगे आएगा, डिस्कस करेंगे अपन, इतना नोट कर लीजिए पहले। कांस्टेंट फोर्स छोड़ दो, ये इतना समझ में आया ना, ये वाला इतना क्लियर है ना। जहां पे वेरिएबल फोर्स आ जाएगा, जहां पे वेरिएबल फोर्स आ जाएगा वहां पे आपको कर्ल ऑफ एफ लगा देना, नेबुला क्रॉस एफ इक्वल्स टू 0, तब ये एफ कंजर्वेटिव होगा, वरना कंजर्वेटिव नहीं होगा। ठीक है, सिंपल। बस यहां तक देख लीजिए। वो तो डिपेंड करता है, तुम लोग पे डिपेंड करता है ना, कितने लेक्चर्स में तुम कंप्लीट, जितना जितना फास्ट समझोगे नोट करोगे उतना जल्दी चैप्टर कंप्लीट होगा। स्लो स्लो जाएंगे टाइम लगेगा, है ना। अभी ये सब उतना नहीं आना है, पहले ये सब समझ में आया ना, इतना तक समझ लो बस, नोट कर लोगे तो सही है। अरे कांस्टेंट फोर्स तक समझ में आया ना, इसको मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन के साथ, ये सब आएगा। हाँ तो क्वेश्चन के साथ ये सब आएगा तो फिर क्लियर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए थोड़ा फास्ट। डन। सब आएगा, सब आना है, पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है नहीं होता है, सब आएगा, थोड़ा आराम से ही ऐसा समझ लो, एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, इन सब से।
ये ऐसा यहाँ पे, ये 5 kg ब्लॉक है, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं अपन 10 न्यूटन का। यहाँ पे म्यू की वैल्यू है 0.5। फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी, normal reaction and friction in time interval t equals to 0 to t equals to 5 second. In time interval of 5 second, in time interval of 5 second. Correct, सही आया। सही आया। सबका 0 यहाँ पे, देखो यहाँ पे। तो ग्रेविटी इस पे किस डायरेक्शन में है? हाँ, आंसर 0। इस डायरेक्शन में फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी 50 न्यूटन, नॉर्मल इस डायरेक्शन में है, और ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है 10 न्यूटन का, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? एफ एस मैक्स ये है 0.5 इंटू 50, तो ये है 25 न्यूटन, है ना। तो यहाँ जो अप्लाइड फोर्स है, जो ड्राइविंग फोर्स है, नेट ड्राइविंग फोर्स है ना, इज लेस देन एफ एस मैक्स, hence acceleration of block would be 0. block remains at rest, तो रेस्ट में ही है, तो इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट भी होता, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट भी होता तो mg का वर्क क्या हो जाता? 0, क्योंकि इस डायरेक्शन में जाता, तो mg का वर्क डन 0 हो जाता। नॉर्मल का वर्क डन क्या आ जाता? 0 आ जाता, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है, एंगल 90 डिग्री है ना। होता तो सिर्फ इसका वर्क होता। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, हेंस डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0, वर्क डन बाय ग्रेविटी 0, वर्क डन बाय नॉर्मल 0। ठीक है। अच्छा, ये जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा यहाँ पे, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 10 न्यूटन, करेक्ट। अब 10 न्यूटन है, तो ये कैसा फ्रिक्शन है? यहाँ पर जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो कैसा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहां से एक चीज क्लियर हुई कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन 0 भी हो सकता है। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन 0 भी हो सकता है ना। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन 0 भी हो सकता है, नोट कर लीजिए इसको। हमेशा नहीं होगा, सिस्टम पे होगा, बट हमेशा नहीं होगा। आएगा क्वेश्चन, समझ में आएगा। हाँ, करेक्ट। इस केस में 0 है, नॉर्मल और ग्रेविटी। हर केस में नॉर्मल और ग्रेविटी का वर्क डन 0 नहीं होगा। हर केस में नॉर्मल और ग्रेविटी का वर्क डन 0 नहीं होगा। नोट कर लिया इसको। देखिए यहाँ से, ये ऐसा है। मान लेते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में
20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। ये 5 kg है और यहाँ का जो म्यू आ रहा है वो 0.5 है, 0.5। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन on the block, find the work done by friction on the block. Find the work done by friction on the block. Find कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी से जा रहा है। एक मिनट रुको, टाइम भी देना पड़ेगा। फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इन टाइम इंटरवल, ये t इक्वल्स टू 0 का ये गिवन इन टाइम इंटरवल ऑफ 3 सेकेंड, मतलब t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 3, 0 to t equals to 3. Find the work done by friction on the block in time interval of 3 seconds. कांस्टेंट हो सकता है क्या इसमें? ये v नॉट से जा रहा है, जैसे ये मूव कर इस डायरेक्शन में करेगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया होता है, फ्रिक्शन इस साइड लगेगा, तो फ्रिक्शन इसके मोशन को क्या करेगा, रिटार्ड करेगा ना। फ्रिक्शन इसके मोशन को क्या करेगा, रिटार्ड करेगा। फ्रिक्शन जो है इसके मोशन को रिटार्ड करेगा। सबसे पहले फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो एफ एस मार्क्स, यहाँ तो फ्रिक्शन उतना ही लगेगा ना जितना मैक्सिमम फ्रिक्शन है, क्योंकि म्यू गिवन है, म्यू एस और म्यू के तो गिवन है नहीं, और फ्रिक्शन तो यहाँ पे एक्ट करेगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी है। हाँ, तो उसी को एफ के बोल देंगे, तो ये हो जाएगा म्यू इनटू एन। यही अब यहाँ पे क्या है, एफ के है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 0.5 इंटू 50, तो ये 25 न्यूटन हो गया। और ये इसका मतलब है ये जो ब्लॉक है इस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये रिटार्ड कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, है ना। एफ के की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम इंटू ए, तो ये 25 इक्वल्स टू 5 ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिटार्ड कर रहा है। तो 3 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 3 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। नाउ एस इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इतना डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यू की वैल्यू कितनी है 20, टी कितना है 3 प्लस हाफ, रिटार्ड कर रहा है तो ये -5 इंटू 3 स्क्वायर, तो ये कितना आएगा आपका 60 माइनस 5 इंटू 9/2, तो 60 माइनस ये कितना हो जाएगा 45/2, 22.5 हो जाएगा ना। तो ये कितना आ गया 0.57 और 2 आ जाएगा, 3 आएगा, 37.5 मीटर, 37.5 मीटर। तो इसकी वैल्यू ये हो गई 37.5 मीटर। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, तो माइनस एफ के इंटू एस, क्योंकि ब्लॉक जो है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, फ्रिक्शन इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है ना। ब्लॉक इस डायरेक्शन में जा रहा है बट इस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस, ये कितना है 25 इंटू 37.5, कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है आंसर। सेवेंटी फाइव और 18
93, इतना जूल आ जाएगा आंसर। -975 आ रहा है, नहीं 937.5 आएगा। 937.5 नेगेटिव। ये कैसा फ्रिक्शन है यहाँ पे? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा नेगेटिव होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन जब भी लगेगा, खुद से समझो, काइनेटिक फ्रिक्शन जब भी लगेगा तो किस डायरेक्शन में लगेगा? ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस डायरेक्शन, बताता हूँ, क्वेश्चन से आएगा, नोट कर लो पहले। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। कांस्टेंट खुद से सोचो ना यार, ये पूछने वाली बात थोड़ी है सर कांस्टेंट है या नहीं है। ये ब्लॉक है, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, इसकी वेलोसिटी गिवन है, तो कभी वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है क्या? पॉसिबल नहीं है ना? तो ऐसा क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए आपको खुद से। ये सब डाउट वाला तो मुझे नहीं लगता है, देख लो फिर भी, ये तो बताऊंगा ही मैं। अरे ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ब्लॉक इस डायरेक्शन में जाएगा तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आएगा, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आएगा तो एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना? आपको नोट करके ये सब लिखाया है कि व्हेन v is anti parallel to a then speed of particle would decrease, क्योंकि एनर्जी लॉस होता है ना। नॉन कंजर्वेटिव इसलिए है कि यहाँ पे एनर्जी लॉस होगा। यहाँ किसके फॉर्म में एनर्जी? हीट के फॉर्म में एनर्जी क्या होगा? लॉस हो जाएगा यहाँ पे। तो जिस केस में एनर्जी लॉस होता है ना, उसको वो वैसा फोर्स जो होता है ना वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। वैसा फोर्स क्या होता है? नॉन कंजर्वेटिव। जिसमें एनर्जी कोई लॉस नहीं होता है वो कंजर्वेटिव होता है। इसलिए आगे मैं ये सब नोट करा के ये सब पॉइंट लिखाने वाले, जैसे कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जो है ना उसको आप रिकवर कर सकते हैं, उसके वर्क डन को आप रिकवर कर सकते हैं, बट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन को रिकवर नहीं कर सकते। जैसे समझने के लिए स्प्रिंग है, स्प्रिंग में आप फोर्स लगाओगे, स्ट्रेच करोगे, तो मतलब कोई एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है, तो वो जो तू वर्क कर रहा है एक्सटर्नल एजेंट, वो स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। मतलब जो वर्क किया एक्सटर्नल एजेंट वो किस में चेंज हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में। जितना वर्क किया उतना ही चेंज, मतलब आप रिकवर कर रहे हो उसको। इसीलिए जब भी क्या करोगे, ब्लॉक को रिलीज करोगे तो वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। डिस्कस करेंगे वो सब लास्ट में दिखाऊंगा। काइनेटिक फ्रिक्शन ड्राइविंग फोर्स हो सकता है, हो सकता है, देखते हैं, अभी समझ में आएगा। पहले धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे ना, उससे समझ में आएगा क्या होगा नहीं होगा। एक सिंगल ब्लॉक है तो सिंगल ब्लॉक पे खुद से समझो, आइसोलेटेड ब्लॉक है तो कभी उस पे काइनेटिक फ्रिक्शन, एक सरफेस पे आपने रख दिया इस ब्लॉक को ऐसा, हाँ समझिए, एक मिनट, अरे एक मिनट समझ लो क्या बोल रहा हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है। किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो? ऐसा नहीं कोई भी स्टेटमेंट यूं ही जनरलाइज करके नहीं दे देना है कुछ भी। ये ब्लॉक यहाँ पे रख दिया, अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हमेशा फ्रिक्शन इस साइड लगेगा, तो यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन यही ब्लॉक ऐसा है, ऐसा ब्लॉक है, एक ब्लॉक ओवर ब्लॉक, तो अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। मान लो रिलेटिव मोशन हो रहा है तो इस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना? इस पे क्या है? फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा तो इस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। तो जो फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है काइनेटिक, वही फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा। अब हो सकता है कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा हो या स्मूथ सरफेस हो, या ये स्मूथ सरफेस हो, या फ्रिक्शन भी लग रहा हो यहाँ पे एफ एस, इसकी वैल्यू इससे कम हो, तो ये इस डायरेक्शन में तो जाएगा, तो इस केस में एफ के क्या हो जाएगा? ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा। डिपेंड करता है कि तुम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, ऐसा नहीं कोई भी जनरलाइज मतलब कुछ स्टेटमेंट नहीं दे दिया, ठीक है?
अब एक ऐसा ही क्वेश्चन नहीं, एफ के ड्राइविंग फोर्स दोनों ब्लॉक के लिए कैसे हो सकता है? इस पे इस साइड लग रहा है ना फोर्स, तो कुछ टाइम के बाद सेकंड के लिए, हाँ इसके लिए क्या होगा, वेलोसिटी है तो कुछ टाइम के बाद ये रेस्ट में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा या इसके वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा, इसके वेलोसिटी के जैसे इक्वल होगा तो वहां पे फ्रिक्शन स्टॉप हो जाएगा, एक्ट करना स्टॉप कर, फ्रिक्शन स्टॉप्स एक्टिंग एट दैट पॉइंट या एट दैट इंस्टेंट। सही बात समझ में? ये 10 kg है, इसका लेंथ ये जो है, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक एल, एल एल जो है टेंस टू इन्फिनिटी बोल दो, बहुत ज्यादा लॉन्ग है ये, है ना, टेंस टू इन्फिनिटी ऐसा, या ऐसे बोल सकते हैं प्लैंक इज वेरी लॉन्ग, सो लॉन्ग, है ना, सो दैट ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक comes to rest on it, आ सकता है, मे ऐसे लिखना, मे कम टू रेस्ट ऑन इट, जरूरी नहीं ऐसा है। ये 10 kg है, ये भी 10 kg है, यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.1, यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है v इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड, क्या गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये ब्लॉक है, इसका भी 10 kg मास है, ये प्लैंक है, इसका भी 10 kg है, डेंसिटी डिफरेंट होगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू इक्वल्स टू 0.1, ये कब का गिवन है, ये t इक्वल्स टू 0 पे दिया हुआ है, ये कब है, t इक्वल्स टू 0, क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम at which the friction, find the time at which the friction stops acting between the block and plank. Second, find the work done by friction, find the work done by find the work done by friction, find the work done by friction just before the friction stops acting, friction stops acting, just before मतलब जब स्टॉप कर रहा है तभी बताना है, बोलने का मतलब यही होता है। सेकंड, फाइंड the velocity of block and plank when the friction stops acting. इसकी कोई मीनिंग बताएगा, ये 10 आ रहा है, चेक करना पड़ेगा मुझे, इसकी कोई मीनिंग बताएगा, इसका क्या है, फाइंड द टाइम एट विच द फ्रिक्शन स्टॉप्स एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक एंड प्लैंक, इनिशियली ये 10 मीटर पर सेकंड, ये 0 है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट करेगा, तो फ्रिक्शन कब, हाँ मतलब क्या होगा कि उस इंस्टेंट पे, नहीं नहीं रेस्ट में नहीं, रेस्ट में नहीं, नहीं नहीं इसलिए तो बोला है कांटेक्ट में नहीं, समझो यहाँ पे क्या बोला, ये इसका जो लेंथ है टेंड्स टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट क्यों बोला है, टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्यों बोला मैंने, कि कभी इससे बाहर जाएगा नहीं, कब स्टॉप, ये फ्रिक्शन जो है वो एक्ट करना स्टॉप करेगा, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, यस, कभी फॉल ऑफ हो गई, व्हेन
देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स। आई बात समझ में कुछ? जब इन दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा तब फ्रिक्शन स्टॉप हो जाएगा, तब फ्रिक्शन एक्ट करेगा ही नहीं। आई बात समझ में? रिलेटिव मोशन नहीं होगा मतलब दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। अब किसी को ये डाउट नहीं आ रहा सर इससे पहले भी तो इस टाइप का मल्टी ब्लॉक प्रॉब्लम में किया है, ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम में, कि दो ब्लॉक के बीच रिलेटिव मोशन नहीं होता था तो फ्रिक्शन तो एक्ट करता था, स्टैटिक इन नेचर होता था बट एक्ट तो करता था। यहाँ भी बोल रहे हो कि स्टॉप हो जाएगा, फ्रिक्शन एक्ट करेगा ही नहीं। अरे रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो एक्ट कर सकता है ना, टेंडेंसी होगी तो। नहीं नहीं, फ्रिक्शन ही स्टॉप हो जाएगा, फ्रिक्शन एक्ट करेगा ही नहीं, कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा यहाँ पे। वहां पे फ्रिक्शन इसलिए एक्ट करता था कि वहां पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते थे अपन। वहां पे क्या लगाते थे? एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ एक बार इंपल्स दिया इसको, फोर्स हटा दिया, फोर्स हटा दिया, कोई फोर्स एक्ट कर ही नहीं रहा है। तो अभी इसके मोशन की वजह से काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो अब कोई फ्रिक्शन एक्ट करेगा ही नहीं। ये बात आई समझ में? मे नॉट, ये मे और मे नॉट दोनों हो सकता है। कभी 500 जूल आ गया, ये सब आंसर आएगा, देख लेते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिया क्या? अब देख लीजिए यहाँ से। सबसे पहले ये ब्लॉक जो 10 kg वाला है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू एन, तो 0.1 इंटू 100 तो 10 न्यूटन आएगा, तो ये इस डायरेक्शन में रिटार्ड होगा इस, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंड एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम इंटू ए, तो ये हो जाएगा कितना, 10 इक्वल्स टू 10 ए, तो ए इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। अब ये प्लैंक है, ये भी 10 kg है, इस साइड इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इस साइड भी कितने का लगेगा, 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, तो इसका एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक भी कितना आ जाएगा, 10/10, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट कर रहा है एपी से। तो देखो ये डिक्रीज हो रहा है और ये एक्सेलरेट कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो आफ्टर टाइम टी या एट टी इक्वल्स टू टी, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, है ना? व्हेन वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक becomes equal to velocity of Planck, then in that case friction stops acting. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, friction stops acting। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो 10 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इनटू टी, और ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक इनटू टी, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू टी इक्वल्स टू 1 इंटू टी, तो यहाँ से 10 इक्वल्स टू आ जाएगा 2t, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 सेकेंड, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकेंड, तो इतने टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक कितना है, तो वी टी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर, है ना, ए बी टी स्क्वायर, तो v की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू 5, ये माइनस हो जाएगा 1/2 इंटू 5 का स्क्वायर, तो 50 माइनस 25/2, तो 75/2 37.5 मीटर, इतना डिस्प्लेस हुआ ब्लॉक, है ना? इतना नोट कर लीजिए पहले, उतने टाइम में ये इतना डिस्प्लेस हुआ है।
नोट कर लीजिए इसको। (15 मीटर पर सेकेंड) आ रहा है। 15 तो नहीं आएगा, 15 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, 10 से कम ही होगा ना यार। यस, 10 से तो वो वैल्यू कम ही होगी ना। ये सॉरी, ब्लॉक था ना, ब्लॉक बनाना, ये ब्लॉक है 10 kg का, और इस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है। कैसा? काइनेटिक फ्रिक्शन। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन है बेसिकली ऑन ब्लॉक। तो ये कितना आ जाएगा? एफ के इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट नेगेटिव है ना, तो माइनस, ये वैल्यू कितनी थी? 10, और एस कितना है? 37.5। तो ये कितना आंसर आएगा इसका? -375 जूल, -375 जूल। अब इस प्लैंक की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक कितना है इसका? तो हाफ, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो 0 + हाफ एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक इंटू टी स्क्वायर। तो 0 + 1/2 इंटू टी की वैल्यू 5 स्क्वायर हो जाएगी, तो 25/2 हो जाएगा। तो इस प्लैंक पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो वर्क डन बाय एफ के ऑन प्लैंक, तो कितना आ जाएगा इसका? डायरेक्ट हो जाए एफ के इंटू एस, इस प्लैंक, एफ के तो 10 है, ये वैल्यू तो 10 है, इंटू 25/2, तो ये कितना आ जाएगा? 125 जूल। ये बताओ, ये कैसा फ्रिक्शन था? काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, वर्क डन पॉजिटिव आ गया क्या इसका? यहाँ पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, वर्क डन नेगेटिव आ गया ना। तो देखो यहाँ से वर्क डन, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, ये कितना आ रहा है? तो -375 + 125, मतलब -250 जूल, -250 जूल। तो यहां से आप ये चीज समझिए कि काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन, अगर एक आइसोलेटेड, एक सिंगल ब्लॉक है, तो उस केस में भी इस पे वर्क डन क्या आ रहा था? नेगेटिव। दो ब्लॉक है तो भी टोटल वर्क डन देखना है, टोटल, तो टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे भी नेगेटिव। हर एक ब्लॉक पे पॉजिटिव आ सकता है, एक ब्लॉक पे नेगेटिव आ सकता है, बट टोटल हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव। तो एक चीज क्लियर हो गई कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट हमेशा टोटल वर्क डन जो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन का, वो 0 होगा। टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज 0। टोटल, टोटल की बात कर रहा हूं मैं। टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। अरे टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। क्या नहीं समझा? टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन नेगेटिव होगा, ये समझा? अरे हाँ या ना, पहले ये तो बताओ। अरे वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं पहले। तुम लोग खुद से मतलब बोलते रहो, ठीक है? जो पूछ रहा हो वो उस पे जो है ना, रिस्पॉन्ड नहीं करना है। सर ये 0 कैसे हो गया, ये कैसे? अरे जो पूछ रहा हो पहले वो बताओ। टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन नेगेटिव आएगा हमेशा, ये इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं। अब देख, मुझे ये बताओ, समझो अब यहाँ पे, अगर यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करता, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करता, तो इसका मतलब देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक एंड प्लैंक। इट मींस
अगर ये मूव भी कर रहा है, कुछ फोर्स भी लगा देते अपन, कुछ एक्सटर्नल फोर्स भी लगा देते, और स्टैटिक फ्रिक्शन इसके बीच एक्ट कर रहा होता, इसका मतलब देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक एंड प्लैंक। इसका मतलब ये अगर 10 मीटर जाएगा इस साइड, तो ये भी कितना जाएगा, 10 मीटर इस साइड जाएगा। ये अगर 10 मीटर इस साइड जाता, तो ये भी 10 मीटर इस साइड जाता, तभी तो रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है दोनों के बीच का। तो अगर सपोज मान लीजिए कि ये 10 मीटर इस साइड जा रहा है और स्टैटिक फ्रिक्शन इस साइड लग रहा है, तो इसका वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, और वैल्यू क्या होगी, 10 इंटू एफ एस, 10 इंटू एफ एस, बट माइनस के साथ। अब इसकी बात करोगे, यहाँ पे एफ एस जितना फोर्स लगेगा उतना फोर्स तो यहाँ पे भी लगेगा ना यार, और ये भी 10 मीटर जा रहा है, तो इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आएगा, एफ एस इंटू 10। तो जितना इसका नेगेटिव आ रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन, उतना ही इसका पॉजिटिव आ रहा है। तो टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो गया, टोटल की बात कर रहे हैं, एक सिंगल ब्लॉक पे नहीं या सिंगल प्लैंक पे नहीं, टोटल total work done by static friction on a given system is always zero. बट वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। आई बात समझ में कुछ, नोट कर लिया इसको। यस, हमेशा होगा ना स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन हो या काइनेटिक फ्रिक्शन हो, दो ब्लॉक है तो दो ब्लॉक के बीच अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट होता है। अभी सब नोट कराना है, अभी तुम लोग को खुद से नोट नहीं करना है, ठीक है, हर पॉइंट यहाँ पे आएगा अभी, बट समझाने के लिए कि नेगेटिव हो रहा है तो समझ में आ गया तुमको नेगेटिव है, जिसमें जीरो आ रहा है वो क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो तो पॉइंट मैं खुद से नोट कराऊंगा तुमको। थर्ड इसका क्या था, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ही देख लो, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कितना है, 10 माइनस ए ब्लॉक इंटू टी, तो 10 माइनस 1 इंटू 5, तो 5 आ जाएगा। प्लैंक का भी वही आएगा, ए पी इंटू टी, तो 1 इंटू 5, ये भी 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो एनएलएम भी आ गया, फ्रिक्शन भी आ गया, वर्क पावर एनर्जी भी आ गया, सब कुछ आ गया। नोट करके एक दो पॉइंट यहाँ पे फर्स्ट कॉपी कर लीजिए। वर्क डन बाय static friction, friction may be positive, negative or zero, but the total work done by static friction, total work done by static friction on a given system, सिस्टम की बात कर रहे हैं, मतलब दो ब्लॉक है तो दोनों को कंसिडर करना है, इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। सेकेंड, total work done by kinetic friction on a given system is always negative, अब नोट कर लो इसको, ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। नोट करने दो फिर बताता हूँ।
देखो यहाँ से समझिए, ये ब्लॉक है और ये प्लैंक है। यहाँ पे मान लो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है और यहाँ पे भी स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, फिर भी ये फोर्स कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा जिसकी वजह से दोनों मूव कर रहे थे। मल्टी ब्लॉक प्रॉब्लम में ऐसा देख चुके हैं कि ब्लॉक मूव कर रहा है फिर भी उसके बीच काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे वही है, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन कैसा है, स्टैटिक है। तो अब इसका और इसका अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो रिलेटिव मोशन अगर नहीं है मतलब v रिलेटिव जीरो है, v रिलेटिव जीरो है मतलब s रिलेटिव जीरो होगा, s रिलेटिव जीरो है मतलब ये जितना डिस्प्लेसमेंट इसका जितना होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट इसका भी होगा। तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। मान लीजिए स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 10 है और इसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, तो यहाँ पे वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो 10 into 5 तो -50 हो जाएगा, -50 जूल। ये यहाँ पे भी स्टैटिक फ्रिक्शन जितना यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे भी होगा, ये 10 है और इसका डिस्प्लेसमेंट 5 हो रहा है इसी डायरेक्शन में, तो इस पे वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 10 into 5 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे -50 आ रहा है, यहाँ पे +50 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 0। इसको नोट कर लिया है, ये ये देख लो, वेरी गुड। मूव कर रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, when there is a relative motion between blocks, when there is relative motion। अभी relative motion नहीं हो रहा है ना यार, डन। सर एक मिनट, नोट कर लीजिए। डन, एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, ये इस डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, v से जा रहा है, v की वैल्यू कांस्टेंट है, v क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन है ऐसा, और इस पे एक ब्लॉक रख दिया है जिसका मास m है, और ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। यहाँ का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू है। तो क्वेश्चन अब फाइंड करना है, फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन in time t, in time t if the block, if the block is at rest, is at rest with respect to inclined plane, with respect to inclined plane, inclined plane के रेस्पेक्ट में क्या है, ये ब्लॉक इस inclined plane के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन टाइम t if the block is at rest with respect to inclined plane। अच्छा कोई मुझे बताएगा कि क्वेश्चन में ये पूछा गया फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो इसके वर्क डन को किस फ्रेम से अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब इसके वर्क डन को किस फ्रेम से अपन फाइंड कर रहे हैं, ये फ्रेम है या ग्राउंड फ्रेम है, कैसा फ्रेम है, नहीं इनर्शियल तो है, मतलब कैसा ग्राउंड है या ये है, ग्राउंड है। कुछ जब गिवन नहीं हो ग्राउंड, आई बात समझ में।
ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो देखो इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में तो ये रेस्ट में है, तो इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। लेकिन जब तुम ग्राउंड से देखोगे, यहां से ऑब्जर्व कीजिएगा आप, तो ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, मूव कर रहा है, तो आपको लगेगा कि ये ब्लॉक मूव किया है ना। फाइंड कीजिए, बताइए कितना आ रहा है। सेकेंड ऑल्सो फाइंड, ऑल्सो सेम क्वेश्चन है, ऑल्सो फाइंड the work done by normal reaction, the work done by normal reaction on the block, ब्लॉक पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो, इस पे नहीं, इसका भी वर्क डन आएगा। सो फाइंड द वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक। क्या लिखा है? v कांस्टेंट है, इसकी टेंडेंसी होगी इस डायरेक्शन में जाने की, बट इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने की होगी, जितना ये फोर्स लगा रहा होगा फ्रिक्शन भी उतना ही फोर्स लगा रहा होगा, तो इसको बैलेंस कर लेगा, ये रेस्ट में ही रहेगा, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, है ना। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, देन यू हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, आपको फिर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा, फिर एंगल, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट, आंसर आ जाएगा। नहीं, वर्ज ऑफ मोशन पे तो नहीं है, ऐसा तो नहीं लिखा ना, ब्लॉक ऐसा तो नहीं लिखा। देखो यहाँ तो सबसे पहले इस पे फ्रिक्शन कितना एक्ट कर रहा होगा, एफबीडी बना लेते। ये थीटा है, ये ब्लॉक है, ये एम है, तो इस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा आ रहा होगा, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा। ये रेस्ट में है तो रेस्ट में होगा, समझो ये रेस्ट में है, अरे ये रेस्ट में है ना, रेस्ट में है तो एफ माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू 0 ना, तो एफ की वैल्यू एम जी साइन थीटा की इक्वल होगी। स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है ना यहाँ पे, इसके रेस्पेक्ट में इसका मोशन नहीं है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, उसकी वैल्यू तो 0 टू एफ एस मार्क्स के इक्वल हो सकती है ना। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी है, एम जी साइन थीटा के इक्वल है, एफ की वैल्यू कितनी, एम जी साइन थीटा के इक्वल। टी टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वीटी,
तो ये ब्लॉक ऐसा है, इस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है F, और इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है। हाँ, म्यू एम जी साइन थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा इज ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा ना, अगर ऐसा क्वेश्चन ही बोल दिया ना आपसे रेस्ट में, तो आपको यही वैल्यू बतानी है, यही वैल्यू आएगी। एक्सट्रीम केस जो वर्ज ऑफ मोशन पे होगा ना, व्हेन ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, तो उस केस में आएगा म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। उस केस में क्या आएगा, म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। आई बात समझ में? तो रेस्ट में है तो वो तो होगा ही, रेस्ट में है तो ये तो होगा ही। हाँ, बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ से ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, आप यहाँ से भी शो कर सकते हैं, यहाँ से भी शो कर सकते हैं। तो इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है एस, या आप ऐसा भी शो कर सकते हैं, ये ऐसा है, फ्रिक्शन इस साइड लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है एस, ये एफ है। तो ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगल ये वाला है, एंगल ये, तो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल 180 माइनस थीटा, उसी को ड्रॉ कर लीजिए आप, 180 माइनस थीटा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस 180 माइनस थीटा, एफ एस कॉस 180 माइनस थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ की वैल्यू कितनी है, एम जी साइन थीटा, एस कितना है, वीटी है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो टी टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वीटी, कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस एम जी वी टी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो साइन 2 थीटा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं इसको। आई बात समझ में कुछ? नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए। ऑल्सो फाइंड द वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। ऑल्सो फाइंड द वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये दोनों क्लियर है क्या, ये बताओ पहले। फोर्स, फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन समझ में आया ना, बस हो गया। अभी ये थीटा है, देखो यहाँ से ये थीटा, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी हॉरिजॉन्टल, तो ऑल्टरनेट एंगल थीटा हो जाएगा, ये वैल्यू 180 माइनस थीटा हो जाएगी, तो एंगल बिटवीन एफ एंड एस क्या होगा, 180 माइनस थीटा। तो वर्क डन क्या होता है, ये एस को क्या कैसे लिखोगे, एफ डॉट एस, ये होता है ना, एफ डॉट एस ही होता है ना यहाँ पे, तो एफ एस कॉस एंगल बिटवीन एफ एंड एस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। आई बात समझ में? अरे अभी तो माइनस एम जी वी टी साइन थीटा कॉस थीटा, cos 180 minus theta is minus cos theta, minus cos theta. क्लियर है अभी? तो वही किया, f डॉट s लगा दिया, तो एफ एस कॉस एंगल, ये जो थीटा होता था वो कौन सा एंगल होता था, एंगल बिटवीन f एंड s, तो हियर एंगल बिटवीन f एंड s इज 180 माइनस थीटा, तो cos 180 माइनस थीटा, तो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस को इस साइड लाइए, तो mg ये vt है, तो vt लिख दिया sin थीटा इंटू कॉस थीटा, sin थीटा इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा एम जी वी टी साइन 2 थीटा बाई 2। सेकेंड, इसी का सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। तो ये इस ब्लॉक पे नॉर्मल किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, और एन की वैल्यू कितनी होगी, एम जी कॉस थीटा, और इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में एस इक्वल्स टू वी टी है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये थीटा है, ये भी थीटा, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा,
तो वॉक डन बाय नॉर्मल कितना आ जाएगा, तो n डॉट s, तो ns cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, n की वैल्यू mg cos थीटा s vt, ये हो जाएगा sin थीटा। तो आंसर कितना आ जाएगा, mg vt sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक एलिवेटर है और ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। हाँ, नोट कर लीजिए, नोट कीजिए आराम से। ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन है ऐसा, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड, ये थीटा एंगल है। यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया जिसका मास क्या है, m, ये ब्लॉक है, इसका मास m है, और यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। क्वेश्चन में ये दिया, ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट with respect to plank, with respect to inclined plane लिख दो, inclined plane, the block remains at rest with respect to inclined plane. Find the work done by, find the work done by friction and normal reaction in time t, normal reaction in time t, और ये जो गिवन है ये t इक्वल्स टू 0 पे ऐसा है, इसकी वेलोसिटी 0 है, ये एक्सेलरेट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v initial is 0, है ना। The block remains at rest with respect to inclined plane. Find the work done. Find the work done by friction and normal reaction in time. Normal reaction, एक मिनट ऐसे लिखना, normal reaction acting on the block in time t. In time t. In time t. देख लेते हैं। तो सबसे पहले टी टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो एस की वैल्यू हो जाएगी हाफ ए टी स्क्वायर। अब ब्लॉक किस में है, रेस्ट में है, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, इसका mg sin थीटा इस डायरेक्शन में आएगा, एफबीडी बना लेते, mg cos थीटा इस डायरेक्शन में आएगा,
नॉर्मल इस डायरेक्शन में आएगा। अच्छा, ये जो एलिवेटर है ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस ब्लॉक पे एक और फोर्स आएगा, सूडो फोर्स। उसकी वैल्यू क्या होगी, एम ए। तो उसका एक कंपोनेंट इस साइड क्या आएगा, एम ए साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इस साइड क्या आएगा, एम ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे ब्लॉक क्या है, सिंस द ब्लॉक इज एट रेस्ट, द ब्लॉक is at rest with respect to inclined plane. क्या बोल रहे हो, क्वेश्चन रीड नहीं किया क्या? डायग्राम तो देखो, ये एक्सेलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, पूरा सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है। इंक्लाइंड प्लेन, तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी अभी, दिस प्लस दिस। तो फ्रिक्शन आ जाएगा आपका एम ए साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, हो जाएगा एम इंटू जी प्लस ए साइन थीटा। तो अब देखो यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन देखना है आपको, नॉर्मल भी फाइंड कर लो, एंड एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए कॉस थीटा, हो जाएगा एम इंटू जी प्लस ए इंटू कॉस थीटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में और इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, एस, है ना, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में। तो एंगल देखना पड़ेगा, एंगल कितना, तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये वर्टिकल, तो ऐसा लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, 90 हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ऐसा लाइन ड्रॉ कर लो ना, ये 90, ये थीटा है, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 90 माइनस थीटा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आएगा, एफ एस कॉस 90 माइनस थीटा। तो एम इंटू जी प्लस ए इंटू साइन थीटा, एस की वैल्यू कितनी है, हाफ ए टी स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा m इंटू जी प्लस ए इंटू ए टी स्क्वायर बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। वर्क डन बाय नॉर्मल कितना आ जाएगा, तो इस ब्लॉक पे नॉर्मल इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो एंगल देखना है, तो ये थीटा है और ये आपका 90 माइनस थीटा आ रहा था ये वाला एंगल, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, है ना, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा था, तो ये थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से वर्क डन बाय नॉर्मल कितना आ जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, एम इंटू जी प्लस ए इंटू कॉस थीटा इंटू हाफ ए टी स्क्वायर कॉस थीटा, तो आ जाएगा एम इंटू जी प्लस ए इंटू ए टी स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, आई बात समझ में, नोट कर लीजिए इसका। इस पे नॉर्मल किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस ब्लॉक पे नॉर्मल इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट ये है, डिस्प्लेसमेंट तो वर्टिकल डायरेक्शन में है ना यार, और ये एंगल थीटा है, तो अभी फाइंड किया, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो नॉर्मल ऐसा होगा, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा, तो वर्क डन बाय नॉर्मल कितना हो जाएगा, एन एस, एन इंटू एस इंटू एंगल बिटवीन एन टेन एस, तो एन, सॉरी एफ एस, एन होगा, एफ नहीं एन, तो जाएगा एन एस कॉस थीटा। एन की वैल्यू कितनी है, एम इंटू जी प्लस ए इंटू कॉस थीटा, एस की वैल्यू कितनी है, हाफ ए टी स्क्वायर कॉस थीटा, ये आ जाएगा। नोट कर लीजिए,
समझ में आना चाहिए कि वॉकडन बाय फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। अगर यहाँ पे mg भी पूछा जाता तो उसका भी वॉकडन फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे वॉकडन बाय मल्टीपल फोर्सेस। वॉकडन बाय मल्टीपल फोर्सेस। मान लो कि पहले ये एक ब्लॉक है, इस पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में फोर्स हो सकता है। फोर्स में मान लेता हूँ एफ, एफ की वैल्यू गिवन है, एफ इक्वल्स टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। अरे सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, देखो यहाँ पे ये ऐसा है, ये ब्लॉक ऐसा है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा था, सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। तो जिस डायरेक्शन में mg आता है उसी डायरेक्शन में सूडो फोर्स है। तो mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ रहा था mg sin थीटा, तो इसका कंपोनेंट क्या आएगा ma sin थीटा। और इस डायरेक्शन में mg cos थीटा आता था, तो ये भी उसी डायरेक्शन में है, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ma cos थीटा हो जाएगा। सही बात समझ में क्या? सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? mg की डायरेक्शन में है ना यार। तो mg इस डायरेक्शन में होता है, तो इसका कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग क्या होता है? mg cos थीटा होता है, sin थीटा होता है। नहीं समझ में आ रहा तो ये थीटा मान लीजिए, ये 90 डिग्री है, थीटा तो गिवन ही है। तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आ जाएगा? एम ए कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब एम ए साइन थीटा। इस डायरेक्शन में क्या आएगा? एम ए कॉस थीटा, एम ए या तो साइन 90 माइनस थीटा कर दीजिए, तो एम ए कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में एम ए साइन थीटा और इस डायरेक्शन में एम ए कॉस थीटा। यस तो यहाँ से फोर्स लग रहा है, मान लीजिए एफ इक्वल्स टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। और डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं इसका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय एफ, वर्क डन बाय एफ। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? W इक्वल्स टू एफ डॉट एस। तो अगर वेक्टर के फॉर्म में है तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट एक्स आई का प्लस वाई जे का प्लस जेड के का। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या आ जाएगा? एफ एक्स इंटू एक्स, आई आई के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई एफ वाई डॉट वाई प्लस एफ जेड डॉट जेड या इंटू जेड, ऐसा हो जाएगा। अब यही भी बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे F1 एक्ट कर रहा है, इस साइड F2 एक्ट कर रहा है, इस साइड F3 एक्ट कर रहा है, बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। और सपोज इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ हुआ है, ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है, ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है। तो वर्क डन बाय F1 कितना हो जाएगा? तो F1 डॉट एस। वर्क डन बाय F2 कितना हो जाएगा? तो F2 डॉट एस। वर्क डन बाय F3 कितना हो जाएगा? तो F3 डॉट एस। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डन ऐड कर देंगे, तो W इक्वल्स टू W प्लस WF2 प्लस WF3। तो यहाँ से जाएगा F1 डॉट एस प्लस F2 डॉट एस प्लस F3 डॉट एस। F3 डॉट एस, नेट तो सही दिख रहा है एफ। तो यहां से देखिए एस को कॉमन ले लीजिए, तो क्या जाएगा? F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट एस, है ना। तो इसका मतलब अगर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो W क्या हो जाएगा? नेट फोर्स F1 प्लस F2 प्लस F3 क्या है? नेट फोर्स डॉट एस, है ना। तो पहले आप नेट फोर्स फाइंड कर लीजिए, फिर डॉट एस कर दीजिए, उसका भी आंसर वही आएगा। नोट करना इसको।
नोट कर लीजिए इसको। डन। नेक्स्ट लिखेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। पहले फोर्स कांस्टेंट होता था, अभी फोर्स हो गया वेरिएबल। अभी फोर्स क्या हो गया है? वेरिएबल। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे? तो मान लो कि ये किसी पाथ के अलोंग मूव कर रहे हैं, पार्टिकल इस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है, तो फोर्स इस पार्टिकल पे, जो ये पार्टिकल है इस पे फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन, इस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है। और एफ जो है वो है एफ एक्स आई कैप, ये वेरिएबल है, एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। तो ये फोर्स जो है ये फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है, फंक्शन ऑफ वाई हो सकता है, फंक्शन ऑफ जेड हो सकता है, और फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो सकता है, और फंक्शन ऑफ वाई जेड हो सकता है, या फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, एक्स का फंक्शन हो सकता है, वाई का, जेड का, एफ एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स वाई जेड, जेड एक्स भी हो सकता है। ऐसा कब बोल दिया? ऐसा बोला क्या वेरिएबल फोर्स का या एक्स वाई वाला फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होता है, ऐसा मैंने कभी स्टेटमेंट दिया क्या? मैंने वहां पे क्या बोला था कि व्हेन a force is a function of x and y then it may or may not be conservative force, है ना? हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। नहीं नहीं, सर्कुलर पाथ पे वो क्या आएगा, वैसे बात नहीं करना है बिल्कुल, है ना? देखो यहाँ से तो ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो किसी भी dt टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं ds, फोर्स है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये ऐसा इसके अलोंग जा रहा है, और जब पार्टिकल यहाँ पे आया है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, सपोज इस डायरेक्शन में लग रहा है f, इसका डिस्प्लेसमेंट ds है, तो यहाँ पे फोर्स क्या है, वेरिएबल है, तो ds जो होगा ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ना? तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो मैं ds को मान लेता हूँ। पहले ऐसा होता था एक्स आई, अब डी एक्स आई का प्लस डी वाई जे का प्लस डी जेड के का। ds की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एक्स आई का प्लस डी वाई जे का प्लस डी जेड के का, यही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो अब वर्क डन बाय फोर्स क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय फोर्स, तो ds डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन होगा वो स्मॉल सा वर्क डन होगा। ds डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट ds है तो वर्क डन स्मॉल होगा, तो dw लिखेंगे, हो जाएगा आपका f डॉट ds, f डॉट ds, यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ एक्स आई का एफ वाई जे का प्लस एफ जेड के का डॉट ds, डी एक्स आई का डी वाई जे का प्लस डी जेड के का। तो यहाँ से वर्क डन कितना आ गया, एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड, ये आ जाएगा वर्क डन। तो अब टोटल वर्क फाइंड करना है। मान लीजिए कहीं से कोई भी पोजीशन गिवन है, यहाँ से r1, कोई कोऑर्डिनेट दिया होगा x1 y1, पॉइंट ए है z1, यहाँ से कहाँ गया ये, यहाँ पे आया x2,
y2 z2, कुछ ऐसा दिया होगा, ठीक है। तो अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो डायरेक्टली इसके पॉइंट को ही पुट कर देंगे, ये वाला पॉइंट। नॉन कंजर्वेटिव हुआ तो पाथ मैटर करेगा, है ना। तो यहाँ से टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, तो W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ DW, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल ds के लिए, हर ds के लिए क्या करेंगे, इस ds के लिए, इस ds के लिए, इस ds के लिए, हर ds के लिए वर्क डन फाइंड करेंगे और सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ DW हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fy dy, है ना, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fz z। कुछ आई बात समझ में? तो इसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, नोट कर लीजिए इसको। तो बेसिक यही है, यहां से स्टार्ट करेंगे, जब भी क्वेश्चन आएगा यहां से स्टार्ट करेंगे, DW इक्वल्स टू f.ds। हाँ, जो भी टाइम इंटरवल है, समझो यहाँ पे टाइम इंटरवल है, जो भी लिमिट्स होगी, जो भी पाथ होगा, उसके अकॉर्डिंग इसकी लिमिट्स आएंगी, उसके अकॉर्डिंग इसकी लिमिट्स आएंगी, है ना। नोट कर लीजिए पहले। हाँ, नोट कर लो ना, नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नोट कर लिया, यस। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अपन। बोलिए क्या डाउट है, बोलिए। एक मिनट, बोलो क्या है। हेलो सर। बोलिए बोलिए। सर मेरे को एक चीज में बहुत कंफ्यूजिंग था कि सर आप वो समझा सकते हो, जब रिलेटिव मोशन नहीं होता तब स्टैटिक होता है, और जब होता है तब काइनेटिक, मतलब वो वाला पार्ट समझा नहीं था मेरे को अच्छे से। रिलेटिव मोशन, देखो फ्रिक्शन क्या बताया था, जब फ्रिक्शन फ्रिक्शन को दो टाइप में अपन ने डिवाइड किया था, एक होता था क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता था काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता था, स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, व्हेन देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। यस। और काइनेटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करता है, व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन की मीनिंग ये हो गई कि अगर ये ब्लॉक है और ये भी ब्लॉक है, ये दोनों ऐसे है मान लीजिए, तो अगर इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव मोशन कब हो, मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये मूव करेगा। इसके रेस्पेक्ट में ये मूव कब करेगा, जब इसकी वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी, इसका एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा, तभी ये इसके रेस्पेक्ट में मूव करेगा, वरना ये इसके रेस्पेक्ट में मूव नहीं करेगा। जैसे सपोज ये 10 मीटर से जा रहा है और ये प्लैंक भी है, ये 10 मीटर से जा रहा है इसी डायरेक्शन, 10 मीटर पर सेकंड से, और ये भी 10 मीटर पर सेकंड से, दोनों 10 मीटर से जा रहे हैं। तो टी टाइम में ये अगर 5 मीटर, टी टाइम में जितना ये डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही ये डिस्टेंस कवर करेगा। तो अगर मान लो यही ऑब्जर्वर है, तो ये क्या ऑब्जर्व करेगा, इसके मोशन को क्या बोलेगा, कि जो प्लैंक है, तो प्लैंक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। यस सर। इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में इसका जो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है, मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में है। तो इसकी मीनिंग ये हो गई ना कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस ब्लॉक एंड प्लैंक, मतलब इसके बीच और इसके बीच कोई रिलेटिव मोशन हुआ ही नहीं है। तो रिलेटिव मोशन अगर नहीं हो रहा है, तो उसके भी उसमें अगर फोर्स भी लग रहा है, इन दोनों के बीच अगर कोई फोर्स भी लगेगा, रेजिस्टिव फोर्स, फ्रिक्शन, कोई फोर्स भी लगेगा, तो वो कैसा होगा, किस नेचर का होगा, स्टैटिक। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं हुआ है। अगर फोर्स भी लग रहा होगा तो कैसा लगेगा, स्टैटिक। उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है और एफएस मैक्स भी हो सकती है ना। लेकिन अब मान लो कि इस ये 5 मीटर मूव किया और ये 10 मीटर मूव किया, या ये 10 मीटर मूव किया, ये 5 मीटर मूव किया, तो अब क्या है, अगर कोई एक ऑब्जर्वर होगा तो वो बोलेगा ना कि इसके रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट इतना है, या इसके रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट इतना है। मतलब एक ब्लॉक जो है, ये जो ब्लॉक है, ये इस प्लैंक के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव मोशन आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, रिलेटिव मोशन आ गया। तो जहां पे रिलेटिव मोशन आ जाता है, वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है, वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है। आई बात समझ में कुछ?
ओके सर, थैंक यू सर। बोलो क्या है तुम्हारा? So f